एंड वेलकम इन आवर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 2, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी की कंटिन्यूएशन में बेसिकली ये लेक्चर है। चैप्टर 2 में हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर 2.1 देखा था। उसका कॉन्सेप्ट चेक में जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट नंबर 2.2। कॉन्सेप्ट नंबर 2.2 के अंदर हम इसको पार्ट वाइज करेंगे बिकॉज़ ये एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम थोड़े थोड़े से पार्ट्स में करके देखेंगे, ठीक है, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। आज हम जो करने जाएंगे वो है हमारा इस लेक्चर का पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हम जो चीज़ें देखेंगे वो देखेंगे एटम्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है एंड एटॉमिक मास क्या है। अब एटम्स के बाद जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, ये भी फिर डिफरेंट चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रोटॉन्स, देन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर 1 अगर हम बात करें जर्नल स्ट्रक्चर की, किसी भी मॉलिक्यूल के कह लें, किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के कह लें, तो सबसे पहले हम जो कोई भी हमारे पास एक बेसिक चीज़ होती है, जिस तरह से हम कहते हैं सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी जो बेसिक यूनिट है हमारे पास, या स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। So each element consists of a certain type of atom that is different from the atoms of any other element, ठीक है। तो दुनिया में जो भी एलिमेंट है वो मिलके बना होता है एटम से, ठीक है। और हर एलिमेंट हम ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंट है। किस तरह से? अब फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट ए है हमारे पास और एक एलिमेंट है बी, तो जो एटम्स ए एलिमेंट के अंदर होंगे वो बी एलिमेंट से जो है वो मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम सेम ए जैसा एक और एलिमेंट देखें तो इन दोनों के अंदर जो रिजेम्बलेंस होगी एटम की वो हो सकती है, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के एटम से रिजेम्बल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास टाइप ऑफ एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं दूसरे एटम से, किसी भी दूसरे एलिमेंट के, ठीक है। अगर हम एटम की डेफिनेशन देखें, एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर सही, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये मैटर की, दैट स्टिल रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, सही है। ये एटम जिस भी एलिमेंट के अंदर होगा उसकी प्रॉपर्टीज इस एटम में भी पाई जाएंगी, जब भी तो वो एलिमेंट बना होगा ना। लाइक मैं अभी थोड़ा सा ये ज़रा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं समझाती हूँ। यानी अगर हम देखें सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है एटम। एटम से मिलके क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। एलिमेंट से क्या बनेगा? कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि इस एलिमेंट के अंदर जो खसूसियात होंगी वो इस एटम्स की होंगी, बिकॉज ये इससे मिलके बना है, ठीक है। सो we symbolize atom with the same abbreviations that use the elements that is made up of those atoms, ठीक है। अब इस एटम को हम पहचानते कैसे, कैसे इसको एब्रीविएट किया जाता है? बेसिकली ये एलिमेंट्स के नाम के ऊपर ही एटम्स की जो है वो एब्रीविएशन होती है। अगर हम बात करें कार्बन की, फॉर एग्जांपल कार्बन इटसेल्फ क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है, सही है। और इसका जो सिंबल है कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही। अब अगर हम बात करें एटम की, तो ये एटम हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं होमोजीनस एटम और दूसरे हेट्रोजीनस।
अब ये जो दो तरह के एटम्स होते हैं ये बेसिकली किस बेसिस पे हैं, ये अपने कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हैं। यानी अगर एक ही तरह के एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बोला था ये ए के साथ एक ही तरह के एटम्स जो है वो अगर कंबाइन होंगे तो ये होमोजेनस कहलाएंगे। लेकिन अगर हम ए के साथ बी एटम को कंबाइन कर दें तो अब ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास बेसिकली अब हेट्रोजीनस कहलाएगा। ठीक है। सो अब एटम के बाद हम आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? Basically, although the atom is the smallest unit having the properties of an element, these tiny bits of matter are composed of even smaller parts. That is called the subatomic particles. यानी कि जो एक एक जो एटम है, ठीक है, वो भी बेसिकली डिफरेंट छोटे छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है। तो ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। So, using high energy collision, physicists have produced more than 100 types of particles from the atom. ठीक है। So, basically कोलिजन करवाने से, जब हम कोलिजन करवाते हैं, टकराते हैं एक एटम को दूसरे एटम से, तो उसके नतीजे में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो ईजाद होते हैं। इस तरह से फिजिस्ट जो हैं डिफरेंट, उन्होंने मुख्तलिफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ईजाद की। ठीक है। बट ओनली 3 काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर रेलिवेंट हियर। लेकिन हम जो मोस्टली देख रहे होते हैं वो 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो देख रहे होते हैं। द फर्स्ट इज़ द न्यूट्रॉन, द सेकेंड इज़ द प्रोटॉन एंड थर्ड इज़ द इलेक्ट्रॉन। ओके। तो 3 तरह के हमारे पास यूजुअली सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दो चीज़ें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, यानी इस पे कोई ना कोई चार्ज होता है। ईच प्रोटॉन हैज़ 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, जिस तरह का इनका नाम है न्यूट्रॉन मींस न्यूट्रल। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर पैक्ड टुगेदर टाइटली इन अ डेंस कोर और एटॉमिक न्यूक्लियस। मैं बुक दिखा देती हूँ आपको पिक्चर। सो ये बुक की हमारे पास पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं। कोई भी हमारे पास एटम है, उसके डेंस कोर के अंदर जो एटम का न्यूक्लियस होता है, जिसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है। इसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा, आपको न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे पास 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द प्रोटॉन एंड सेकेंड इज़ द न्यूट्रॉन, जो कि बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और बिल्कुल डेंस कोर में पाए जाते हैं, सबसे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। एट द सेंटर ऑफ एन एटम, कोई भी एटम है उसके बिल्कुल बीचों बीच उसके डेंस हिस्से में आपको टाइटली पैक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है। प्रोटॉन गिव्स द न्यूक्लियस अ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक कलर का, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस को क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। और जबकि द रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर नज़र आ रहे हैं ना, ये इस एटम के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं।
और ये जो घूम रहे होते हैं ना, इससे हम ये कहते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेता है अपना, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्जेस का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं. सो द it is the attraction between the opposite charges that keeps the electron in the vicinity of the nucleus. सही है. अब अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज है. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है ना, यही इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बाहर, ये जो आपको विसिनिटी नज़र आ रही है, इसमें इर्द गिर्द इसके अराउंड घूमने में मदद करता है. अगर अंदर पॉजिटिव चार्ज ना हो, बाहर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर किसी भी चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हैं और अपनी इस विसिनिटी से निकल सकते हैं. तो ये कुदरत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने इनको जो है वो चार्जेस दिए, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो काम कर रहे होते हैं. अब हमने डायग्राम देखी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का क्या फ़ायदा होता है. द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन मास. ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात करें या फिर प्रोटॉन की बात करें, इन दोनों का जो मास होता है ना, जो भी मास है इनका, वो इक्वल है, जो कि 1.7 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स के. ठीक है. So gram and other conventional units are not very useful for describing the mass of an object that are so minuscule. ठीक है. अब ये ग्राम की यूनिट जो हम लगा रहे हैं इसके साथ, ये बहुत ही मिनिस्कल है, लाइक ये बहुत ऑर्डिनरी सी यूनिट है. तो हम क्या लगा रहे होते हैं, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ या कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके साथ भी हम जो यूनिट लगा रहे होते हैं वो ग्राम की जगह लगा रहे होते हैं डेल्टन. ठीक है. सो जब भी आप न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास लिखेंगे तो आप उसके साथ जो यूनिट लगाएंगे वो लगाएंगे डेल्टन. अच्छा, ये डेल्टन यूनिट का इजाद कहाँ से हुआ? जो जॉन डेल्टन थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिन्होंने डेवलप की थी एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. सो द डेल्टन इज़ द सेम एज द एटॉमिक मास यूनिट. आप डेल्टन किसके बराबर होता है? डेल्टन बेसिकली इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट के. ठीक है, जिसको हम AMU भी कहते हैं. सही है. इसको ए को स्मॉल कर लें, एटॉमिक मास यूनिट. यानी जब आप मास लिखते हैं तो आप AMU की यूनिट जो लगाते हैं, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट. अ यूनिट यू में हैव इनकाउंटेड एल्सवेयर. ठीक है. सो अगर हम बात करें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की, दे हैव मासेस क्लोजेस्ट टू 1 डेल्टन. तो इनका जो मास होता है ना, दोनों का मास, इन दोनों का मास बराबर होता है तकरीबन 1 डेल्टन के. सही. अच्छा, जबकि इलेक्ट्रॉन का अगर आप, जैसे हमने प्रोटॉन की बात करी, न्यूट्रॉन की बात करी कि इनका कुछ मास है, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बताया. क्यों नहीं बताया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ स्मॉल मास. ठीक है. ठीक है, बहुत ही कम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो इसीलिए हम इसके मास को जो है वो इग्नोर करते हैं. ठीक है. जब भी हम किसी भी एटम का टोटल मास निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर रहे होते हैं, हम सिर्फ कंसिडर कर रहे होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मासेस को. ठीक है. तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट हम जाते हैं, जो है टॉपिक हमारा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास. अब ये क्या चीज़ है? एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट डिफर इन देयर नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ऑल एटम्स ऑफ अ particular एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस. अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम, फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ये एक एलिमेंट है. ठीक है. ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफ़र होता है?
एक ए एलिमेंट है, एक बी, जिस तरह से हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा। बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस जो होता है दोनों के अंदर, वो इनके एटम का होता है। अपने एटम की बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से अलग कहलाते हैं। ठीक है, अब ये एटम के अंदर भी क्या है, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ए एलिमेंट बी एलिमेंट से किसकी बेसिस पे अलग है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप एटम बोले सब एटॉमिक पार्टिकल बोले, बात एक ही है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर तो एटम बन रहे हैं। सही। ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर हमारे पास ये ए एलिमेंट जितनी भी तरह के दुनिया में होंगे, इनके अंदर सेम नंबर ऑफ आपको प्रोटॉन मिलेंगे इनके न्यूक्लियस में। दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज़ यूनिक टू दैट एलिमेंट। अब ये ए के अंदर फॉर एग्जांपल 1 आपको प्रोटॉन मिले और बी के अंदर 2 प्रोटॉन मिले। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ए एलिमेंट की खसूसियात है कि इसके अंदर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 मिलेंगे, और बी एलिमेंट की क्या खसूसियात है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, विच इज़ यूनिक टू दैट एलिमेंट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। अब हम कह सकते हैं कि ये 1 और ये 2 ये इसके क्या हैं, एटॉमिक नंबर हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट शुरू में देखा, ये एटॉमिक नंबर है इसके। ठीक है, जो भी किसी भी एटम के साथ उसका नंबर है। एन इज रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे अगर हम बात करें हीलियम गैस की, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। 2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा उसकी सबस्क्रिप्ट में, यानी नीचे की तरफ छोटा सा करके लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। ये हमें बता रहा होता है कि हीलियम के पास कितने आप प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन की बिना पे जाना जा रहा होता है। ठीक है, कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। हमने देखा कि अगर एलिमेंट ए है उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, एलिमेंट बी है उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं। अब ये ए क्यों जाना जाएगा, अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होगा, यानी उसके न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन होगा, वो एलिमेंट ए कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में आपको 2 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट बी कहलाएगा। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेसिस पे जाने जा रहे होते हैं। जैसे हीलियम की हम बात करें तो हीलियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, सिंबल के लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम के कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। So we can deduce the number of neutrons from a second quantity, the mass number। अब हमने तो वो तो देख लिया कि एटॉमिक नंबर क्या था, किसकी निशानदेही कर रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, जबकि एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कह लें, क्या है, किसकी निशानदेही करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, विच इज द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। इसको अब हम निकालते कैसे हैं, द मास नंबर इज रिटन एज द सुपर स्क्रिप्ट। ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है और ये लेफ्ट में ही लिखा जाएगा, लेकिन ऊपर को लिखा जाएगा। अब जैसे हमने बात करी थी हीलियम की, हीलियम के इधर 2 लिखा था, जो कि बता रहा था इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी यहाँ ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट में 4 लिख दूँ तो ये क्या बता रहा है, because the atomic number indicates that how many protons are there, we can determine the number of neutron by subtracting the
एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मास नंबर। ठीक है, अब जो भी हमारे पास चीज़ थी, जैसे ये हीलियम है, सही है। अब मैंने इसका निकालना है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हैं मुझे इसके। सो मैं कैसे मालूम कर सकती हूँ, अब मैं देखूंगी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जो कि क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना था, 2। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ पहले। एटॉमिक नंबर कितना था, 2 था। और इसके बाद हम देखते हैं इसका मास नंबर कितना है, 4। ठीक है, सो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने होंगे तो मैं क्या करूँगी, मास नंबर से माइनस करवा दूँगी एटॉमिक नंबर को। किस तरह से, मास नंबर क्या था, 4, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 2। सही। अब इसी तरह से हम बात करें सोडियम की, सही है। सोडियम को हम कुछ इस तरह लिखते हैं, Na23 और नीचे लिखते हैं 11। सही है, तो अब हमें पता है नीचे वाला क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला क्या है, उसका मास नंबर है। मास नंबर है ये, और ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ सोडियम या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके, यानी एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो मास नंबर है वो क्या है आपके पास, अगर हम इसका निकालने चाह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास नंबर में से माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना था हमारे पास, 23। एटॉमिक नंबर कितना था, 11। कितना होगा, 23 में से माइनस कर दें 11 तो आएगा 12। तो सोडियम के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, हम कह सकते हैं सोडियम को हम शॉर्ट में लिखते हैं Na। तो Na के अंदर क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 12 होते हैं। ओके, द सिंपलेस्ट एटम हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है जिसको हम इंडिकेट कर रहे होते हैं H से, विच हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है। 1 एटॉमिक नंबर एंड 1 मास नंबर, तो 1 इन में से 1 माइनस करेंगे तो 0। कोई नंबर इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द मास इज निग्लिजिबल। अब हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन का, जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि मास को हम निग्लिजिबल कहते हैं, मानते नहीं हैं,
तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ एन एटम मास इज concentrated in its nucleus. So neutron and protons each have a mass very close to the world dalton. हमने देखा कि न्यूट्रॉन और क्या कहते हैं प्रोटॉन का जो मास होता है वो बहुत क्लोज होता है किसके वन डेल्टन के, यानी एक डेल्टन के बराबर होता है. सो द मास नंबर इज क्लोज बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मास नंबर तो इनका क्लोज होता है वन डेल्टन के, लेकिन इनका जो टोटल मास होता है एटम्स का, किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके एटॉमिक मास से जो है वो बड़ा डिफरेंट होता है. यानी एक एटम है इसका जो टोटल एटॉमिक मास होगा और इसका जो मास नंबर होगा. अब मैं कह रही हूँ फॉर एग्जांपल आपने अगर बात कर रहे हैं आप न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो इनका जो मास नंबर होता है वो इक्वल होता है वन डेल्टन के. कहते हैं कि बहुत क्लोज होता है, यानी करीब करीब होता है. ठीक है, इक्वल नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी क्लोज होता है. ठीक है, सो द मास नंबर इज़ क्लोज. मास नंबर तो क्लोज है मगर स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द टोटल मास. जो उसका टोटल मास होगा ना किसी भी एटम का, उससे जिसको हम क्या कहते हैं, ये एटॉमिक मास जो है बेसिकली टोटल मास है ऑफ एन एटम. किसी भी एटम का टोटल मास उसका एटॉमिक मास कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल द मास नंबर ऑफ सोडियम. सोडियम का मास नंबर हमने अगर देखा तो कितना देखा था, सोडियम का मास नंबर कितना था, 23 था. मैं यहाँ कलर चेंज करती हूँ. ठीक है, सोडियम का मास नंबर था 23, बट इसका जो एटॉमिक मास है ना वो किसके बराबर होता है, सोडियम का एटॉमिक मास जो कि यानी टोटल मास है उस एटम का, वो किसके बराबर होता है, 22.9898 डेल्टन के. सही है, द डिफरेंस ये आप देख सकते हैं. सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एटॉमिक मास होता है वो कभी भी मास नंबर नहीं होता. मास नंबर इटसेल्फ एक अलग चीज़ है और एटॉमिक मास किसी भी एटम का टोटल मास कहलाता है. यानी सोडियम का टोटल मास कितना है, किसके बराबर है, 22.9898 डेल्टन के. सही है, तो आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसमें कन्फ्यूजन्स होंगी काफ़ी, बट फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दिएगा या जिस भी तरह आपको आसानी हो आप मुझसे इस पर पूछ लीजिएगा. तो आज हमने देखा कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से. एटम इटसेल्फ कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स है. प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन इसका नाम बता रहा है कि ये न्यूट्रल होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर विसिनिटी में पाया जा रहा होता है किसी भी एटम की. फिर हमने देखा एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हमने देखा एटॉमिक मास क्या होता है, यानी आप अगर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करना चाह रहे हैं तो आप उसके एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस करवाएंगे तो आपके पास उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो निकल के आ जाएगा. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर किया पार्ट 1 में. इसके बाद हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.